नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, सारे लोग पूछ रहे हैं कि बंगाल का चुनाव तो बीजेपी ने जीत लिया, आगे क्या। और जब पत्रकार होते हैं, उनको तो एक के बाद एक मानो एक श्रृंखला होती है, चेन होती है कि अगर चुनाव हो गया तो अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी है, दिलीप घोष है, मुजुमदार है, बहुत सारे नेता बंगाल के, उनमें से कोई बनेगा। लेकिन उनमें से कौन बनेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जो एंजाइटी बनाने वाली बात होती है वो पत्रकारों को बहुत पसंद आती है कि ये होगा। अरे वो तो अमित शाह के पसंद का नहीं है, वो मोदी के पसंद का नहीं है, वो बंगाली अच्छी नहीं बोलता। हर बात पर चर्चा होगी। तमिलनाडु में तो विजय जीत गया है तो वो सुपरस्टार है, और उसको छोड़कर कोई मुख्यमंत्री बनेगा इस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन केरल में अगर कांग्रेस का होने वाला है तो कांग्रेस में तो चार नेता है, तो ये चर्चा चलती रहती है। लेकिन बंगाल अगर अलग तरीके का चुनाव था, और जहां 10 साल पहले, 12 साल पहले बीजेपी का है क्या बंगाल में, ऐसा सवाल हर कोई बड़े बड़े चैनल वाले, अखबार वाले बीजेपी के प्रवक्ता को पूछते थे। आप तो दिल्ली काबिज करने निकले हो, लेकिन बंगाल में, केरल में, साउथ में आपका है क्या। जब मोदी जी 2013 में प्रधानमंत्री की रेस में उतर गए और बीजेपी ने मोदी जी को अपना कैंडिडेट बना लिया था, चेहरा बना लिया था, तो मजाक उड़ाने के लिए ही बंगाल के बीजेपी का जिक्र हुआ करता था कि साउथ में, तमिलनाडु, केरल, बंगाल में बीजेपी का है क्या। है ना, याद होगा आपको। और आज वही बंगाल बीजेपी ने जीत लिया है, बिल्कुल 12 साल बाद। 12 साल बाद। तो सवाल ये है कि बीजेपी ने जीत लिया तो हाँ, अलग अलग लॉजिक दिखाया जाता है कि बीजेपी का जो ओरिजिनल अवतार था, जिसको जनसंघ बोला जाता था, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। वो स्वतंत्रता के आंदोलन में थे। फिर 52 के चुनाव में वो खुद चुनकर आए थे बंगाल से। बंगाल में बीजेपी के दो एमपी थे और एक राजस्थान से था। कुल मिलाकर तीन लोग तो बीजेपी के चुनकर आए थे, आरएसएस के या जनसंघ के चुनकर आए थे। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, वो तो बीजेपी ने काबिज कर ली, और आगे क्या करना है, बहुत हो गया। बीजेपी का सबसे बड़ा जो लक्ष्य था वो बीजेपी ने पा लिया है। कहीं इतना ही होता है। दोस्तों, जब राजनीति अलग अलग स्तर पर होती है और अलग अलग जगहों के धागे इकट्ठा हो जाते हैं, उसका जुगाड़ बनता है, तो क्या निकलता है ये समझना या सोचना भी बड़ी मुश्किल बात होती है। बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है, जैसे पंजाब है, तमिलनाडु है, केरला है, जो देश की सीमाओं पर बसे हुए राज्य है। वैसे तो महाराष्ट्र भी है, लेकिन जब केंद्र से झगड़ा करने वाला एक राज्य होता है या वहां का पॉलिटिकल पार्टी होता है, तो बॉर्डर स्टेट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आपको याद है खालिस्तान में क्या हुआ था, खालिस्तान आंदोलन पंजाब से निकला था, कितना खून खराबा हुआ था, आपको याद होगा। और इसलिए अगर बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है, और वहां से ही रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो भारत में घुसपैठ करते हैं, और यहाँ आतंक मचाने में उनका बड़ा हिस्सा होता है, तो बंगाल बीजेपी जीत जाती है, जो बांग्लादेशियों के खिलाफ है, घुसपैठियों के खिलाफ है, रोहिंग्याओं के खिलाफ है। तो ये भी सोचना पड़ता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो अलग बात है। वो बंगाली लोगों की और बंगाल के बीजेपी के लिए बात है। लेकिन नेशनल पार्टी और देश में राज करने वाली पार्टी जो है बीजेपी, उसके लिए एक बॉर्डर स्टेट इतनी छोटी बात नहीं होती कि बस हमारा मुख्यमंत्री बिठा दिया, काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। असम हो, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल हो,
पंजाब हो, ऐसे जगह के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के होने चाहिए। इसका आग्रह सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता, वो देश हित के बारे में भी, देश की सुरक्षा के बारे में भी सोचना पड़ता है। और इसलिए अगर आज बंगाल बीजेपी ने जीत लिया है, तो आगे चलकर बंगाल का और देश का और बंगाली राजनीति का भविष्य क्या है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछा जा रहा है। और मुझे तो बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे हमारे दोस्त पत्रकारों ने ये पूछा कि आपको क्या लगता है बंगाल में बीजेपी जीतने के बाद आगे क्या होने वाला है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बंगाल के राजनीति में नहीं रहेंगे, वो तो मुख्यमंत्री या गृह मंत्री बंगाल के तो नहीं बनेंगे, तो बंगाल में क्या होगा, ये जो सवाल है उसका मैं जवाब ढूंढने के जो कोशिश कर रहा था, तब अचानक बंगाल या देश की राजनीति छोड़कर इर्द गिर्द की जो राजधानी है, पहली बात तो मैं मानता हूं कि बंगाल भाजपा जीतेगी, ये तो 2024 के अगस्त में तय हुआ था। और ये मैं पिछले 2 साल से बार बार अलग अलग जगह बोल रहा हूं। 2024 का चुनाव लोकसभा का हो गया और मोदी जी का बहुमत हट गया, एनडीए के बहुमत पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी अपना बहुमत गवा बैठी थी। ऐसे में एक रिएक्शन सिर्फ 2 महीनों में, यानी जून के पहले हफ्ते में भारत सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी तीसरी बार, और सिर्फ 2 महीने में अगस्त 2024 में बांग्लादेश में एक बड़ा हिंसाचार हो गया। वहां की जो चुनकर आई हुई प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वाजेद, उनको अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। वो भारत की शरण में आई थी। शेख हसीना वाजेद आज भी भारत में छुपी हुई है, क्योंकि बंगाल में जमाते इस्लामी के, बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की जो स्टूडेंट मूवमेंट है, उन्होंने जो हिंसाचार शुरू किया, एक हिंसक आंदोलन छेड़ दिया, तो प्रधानमंत्री हसीना वाजेद को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। और पूरे बांग्लादेश में जो हिंसाचार हुआ था, उसमें कारण ना होते हुए ही बहुत सारे हिंदुओं को मरना पड़ा था, घायल होना पड़ा था, हिंदुओं का बहुत बड़ा खून खराबा हुआ था। क्यों हुआ था? जो बांग्लादेश की राजनीति है, खालिदा जिया और हसीना वाजेद, ऐसे दो मुस्लिम बड़ी पार्टियों की और नेताओं के बीच की लड़ाई थी, तो उसमें हिंदुओं को पिसता जाना, उसकी क्या जरूरत, पिसा जाने की क्या जरूरत थी? हिंदुओं का खून खराबा क्यों हुआ? कोई दीपू नाम का हिंदू लड़का था, दीपू सेन वगैरह ऐसा कुछ नाम था उसका, उसकी कत्ल की गई, उसको जिंदा जलाया गया। वो देखकर भारत के बहुत सारे लोगों की रूह कांपी थी, और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बंगाल के थे, पश्चिम बंगाल के थे। और तब से, यानी 2024 के अगस्त से मैं रिपीटेडली एक बात बोलता आया हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस ढंग से मारा गया है, उनका खून बहाया गया, उसका बदला लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। और बंगाल से उसकी शुरुआत होगी, ये मैंने बोला था। और मुझे याद है आज भी, अगस्त के बाद 1.5 महीने में हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव होना था, और उस वक्त मैंने बोला था कि हरियाणा में बांग्लादेश के हिंदुओं के खून खराबे की वसूली हो जाएगी। जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खून खराबे पर इग्नोरेंस किया है, अनदेखी की है, उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसका परिणाम हमने हरियाणा चुनाव में देखा, क्योंकि बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, उसकी पहली रिएक्शन उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी में आई थी। सिलीगुड़ी में हजारों हजारों हिंदू रास्ते पर उतर आए थे, और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही थी, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे।
उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक अवैध मस्जिद थी, उसके खिलाफ हजारों हिंदू उतर आए रास्ते पर और वो तोड़ने के लिए जुट गए थे। तो कांग्रेस का ही मिनिस्टर हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया था और उस सबकी रिएक्शन हरियाणा में हुई। हरियाणा के बाद बटोगे तो पटोगे ये स्लोगन आ गई और महाराष्ट्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी के विरोधियों का सुपड़ा साफ हो गया महाराष्ट्र में। उसके बाद दिल्ली हुआ, बिहार हुआ, और मैं बार बार एक बात बोलता रहा कि बंगाल भी जाएगा, बंगाल हिंदुओं की तरफ जाएगा। बंगाल में हिंदुओं की पार्टी अगर बीजेपी है तो बीजेपी जीत जाएगी। और नया बंगाल अब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि बंगाल में जिस तरफ तरीके से ममता के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा फूटा है, बंगाल का भद्रलोक भी बदल गया। ऐसा कहा जाता है हमेशा कि बंगाल का भद्रलोक कम्युनलिज्म नहीं चाहता, हिंदुइज्म नहीं चाहता, बंगाल का हिंदुत्व अलग है और भारत का हिंदुत्व अलग है। बंगाल का दुर्गा वाला हिंदुत्व है और बाकी देश का हिंदुत्व राम का होगा, बंगाल का हिंदुत्व दुर्गा माता काली माता का। ये भूल गए कि जब काली माता का हिंदुत्व बंगाल का है तो बंगाल की महिला पर अत्याचार होना, गैंगरेप होना कौन सहेगा। भद्रलोक भी बदल गया और आज जो बंगाल, पश्चिम बंगाल बीजेपी के पाले में आया है वो सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आया। अपनी चमड़ी, अपनी जान बचाने के लिए बंगाली हिंदू बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हुआ है, वो पूरे देश के लिए बंगाल का हिंदू खड़ा हो गया है। और जब बंगाली बंगाली हिंदू लड़ने के लिए खड़ा होता है तो बंकिम चंद्र चटर्जी, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस पैदा हो जाते। हर जनरेशन में वो पैदा हो जाते। तो दोस्तों, जैसा 4 मई के नतीजे आने के बाद मैं बंगाल के बारे में सोच रहा हूं, बंगाल के हिंदू कंसोलिडेशन के बारे में, बंगाल की हिंदू वोट बैंक के बारे में सोच रहा हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने एक पिक्चर क्लियर होते जा रही है। बंगाल सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होगा, बंगाल साउथ ईस्ट एशिया का एक सनातनी इजराइल बनकर उभरेगा। पिछले 70-80 साल से हम एक चीज देख रहे, 75 साल से, इतना सा छोटा सा है, 1 करोड़ भी जिसकी पॉपुलेशन नहीं, ऐसा इजराइल नाम का देश जिहादियों के खिलाफ खड़ा हो गया और उसने आज पूरे के पूरे पश्चिम एशिया को झकझोर कर रख दिया है। तो जो मैं बीजेपी ने बंगाल जीतने के बाद जो देख रहा हूं, जो पिक्चर देख रहा हूं, वो साफ है। बंगाल में सिर्फ बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा इतनी सी बात नहीं है। एक नेशनल पार्टी के हाथ में बंगाल आ गया 70-50 साल के बाद। फिर से एक नेशनल पार्टी के हाथ में बंगाल की सत्ता आ गई। इस ढंग से मैं बंगाल को नहीं देख रहा हूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व आसिया का एक नया इजराइल बंगाल से खड़ा होगा और वो हिंदू, इसका मतलब सनातनी इजराइल होगा। इजराइल का मतलब आप जानते हो, इजराइल एक कट्टर जूइश कम्युनिटी का देश है। वो अपने धर्म के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए, अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और खड़े रहते हैं। और इतना सा इजराइल है, लेकिन ईरान से लेकर गल्फ कंट्री और अरब कंट्री सबको उन्होंने परेशान करके रखा है, हैरान करके रखा है। सब एकजुट हो जाते हैं। मुस्लिम वोट बैंक बोलते हैं ना, वैसे ही मुस्लिम एकजुट पश्चिम एशिया में बनती है, लेकिन जूइश इजराइल को नहीं हरा सकती। आज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सनातनी इजराइल मांग रही है।
और मुझे लगता है कि जिस ढंग से बंगाल में हिंदुओं ने एक बड़ी ताकत वाली हिंदू वोट बैंक खड़ी करके मुस्लिम वोट बैंक को हराया है, सेक्युलरिज्म को हराया है, सेक्युलरिज्म के भ्रम को हराया है, तो ये यहां रुकने वाला नहीं। हाँ, बंगाल की विधानसभा में हाथ चुनकर आए हुए बीजेपी के एमएलए, उनकी और तृणमूल की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन बंगाल की सत्ता हाथ में आने के बाद मैं मानता हूं कि मोदी, शाह, बीजेपी, आरएसएस आगे चलकर बंगाल को साउथ ईस्ट एशिया का सनातनी इजराइल बनाने का प्रयास शुरू करेंगे। जैसे ही बंगाल की जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जम्मू कश्मीर के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उसके बाद जो कुछ हुआ है, जो कुछ कश्मीर में होते हुए हम देख रहे हैं, वो शुरुआत थी, और उसका अगला कदम पश्चिम बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल आने वाले समय में, जब मैं बोल रहा हूं कि सनातनी इजराइल, उसका मतलब साफ है, समझो। मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे बड़े मुस्लिम देश माने जाते हैं, लेकिन वहां आज भी हिंदू देव देवताएं हैं। मुस्लिम समाज के बहुत सारे गुट हिंदू देव देवताओं का भी पूजन करते हैं, और इंडोनेशिया की एक पूर्व राजपुत्री कन्वर्ट होकर हिंदू हो गई है। तो ये सब चीजें मुझे दिखा रही है कि आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है, और उसमें सेंट्रल पार्ट पश्चिम बंगाल का होगा। पश्चिम बंगाल बहुत जल्दी, शायद कुछ सालों में, भारत का और साउथ ईस्ट एशिया का सनातनी इजराइल बनकर, कट्टर हिंदू, एग्रेसिव हिंदू कौम बनकर हमारे सामने आने वाला है। इंतजार कीजिए दोस्तों, आगे क्या होगा उसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। मैं अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।